हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो हम कंप्यूटर की फिर से लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तभी तो उनको पहले देखें, फिर ये थर्ड वाली वीडियो इसको देखें, ठीक है। अब जो 2 वीडियो मैंने कराई हैं वो एक दूसरे से लिंकअप है, मतलब कि पहली वीडियो दूसरी से, दूसरी ये तीसरे से लिंकअप होगी, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज सिस्टम से चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो भी हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड बात की थी, तो आज की वीडियो में हम कैरेक्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के कौन कौन से प्रयोग होते हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, और इनके टाइप भी पढ़ेंगे, किस तरीके के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है। ओके, ये सिलेबस है, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने। एक 180 मार्क्स में से आपका ये पोर्शन कंप्यूटर वाला 30 मार्क्स देकर जाएगा। अगर आपने अच्छे से क्लास कर ली और अच्छे से एमसीक्यू वगैरह कर लिए, मेरे साथ जुड़े रहे एंड तक, और इसके अलावा क्विज करते रहे। हमारे सिलेक्शन बैच पर क्विज आते हैं लगातार, तो वो क्विज करना आप। उसके अलावा आपके पास लास्ट टाइम एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले सिलेक्शन बैच पर लगातार क्लास चलेंगी, यानी टेलीग्राम पर डायरेक्ट अपलोड होंगी, वो एमसीक्यू वाली होंगी, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू हम लाएंगे वो सिलेक्शन बैच पर डालेंगे, उनके पीडीएफ भी वहीं डालेंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी सिलेक्शन बैच पे मिलेगा, इसलिए सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना जरूरी है। सिलेक्शन बैच के लिए थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, हालांकि मैंने हर वीडियो में बताता हूं, ये मेरा काम है, क्योंकि मैं भी आपसे ज़्यादा 7 से 8 घंटे क्लास पर मेहनत करता हूं। तो आप समझ सकते हो कि मेरा ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं सिलेक्शन बैच के बारे में बताऊं। जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतनी मेरे को हेल्प मिलेगी, आप समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ये सिलेक्शन बैच हमने चला रखा है, इसमें करीब करीब 180 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, 180। अब ये जैसे ही 200 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 200 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी फीस अभी 200 रुपये है, लेकिन जैसे ही 200 प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए फीस रखी थी, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम डबल फीस कर देंगे सीधी सीधी, क्योंकि हमें चाहिए सीरियस स्टूडेंट, और जो पढ़ेगा वो 400 में भी लेगा। और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अभी खरीदें इसको, ठीक है। पार्ट 1 करें मजबूत, 180 मार्क्स को ये टारगेट करेगा ये बैच। ये एक टेलीग्राम बैच है, इसके अंदर नोट्स, पीडीएफ, क्लास, क्विज और ये सारी चीजें मिलेंगी, और शॉर्ट क्लासेस भी हम इसमें डाला करेंगे अभी 1-2 दिन में, और ये सारी क्लास उधर ही शिफ्ट हो जाएंगी थोड़े दिन में। और व्हाट्सअप नंबर हमारे ये दे रखा है हमने। ज्वाइन कैसे करना है आपको, आपको ये व्हाट्सअप नंबर पे हेलो आई का मैसेज करना है, आपके पास क्यूआर कोड आएगा, वहां से आपको ये पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही आप करोगे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपके पास एक टेलीग्राम लिंक आएगा जो कि सिलेक्शन बैच का होगा, उसको आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, हम एक्सेप्ट करेंगे और आप ज्वाइन हो जाओगे। तो ये इससे रिलेटेड बात थी, किससे, सिलेक्शन बैच कैसे लेना है आपको। इसमें जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, आप घाटे में नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। पार्ट 1 आपको मजबूत हो जाएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपके सामने दे रखा है, 30 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, ये हम पढ़ रहे थे, यही चल रहा है हमारा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट आउटपुट से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आऊंगा, आज की वीडियो में भी पढ़ा दूंगा क्या होते हैं ये। तो फिर इसमें 3 से 4 क्लास लग जाएंगे, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये इंटरनेट ईमेल में 2-2 क्लास लग जाएंगी। तो ऐसे करके हमने टारगेट लिया है कि कंप्यूटर को हम 20 क्लास के अंदर सुलटा देंगे, यानी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अभी ये तीसरी क्लास है, इसके अलावा भी अभी 17-18 क्लास हो रहेंगी, और हमारा टारगेट है कि कंप्लीट सिलेबस, जैसे जो पार्ट अभी 3 सब्जेक्ट चल रही हैं, जैसे एनएचएम चल रहा है हमारे चैनल पर, और कंप्यूटर भी चल रहा है, ठीक है, और जीके एंड जीएस भी चल रही है, ठीक है। जैसे जो पार्ट कंप्लीट होगा पहले, उसके बाद जस्ट बाद हम हिंदी इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। हिंदी इंग्लिश की 1-2 क्लास बीच में भी आ सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इनमें से एक पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर स्टार्ट करूं, ओके। तो यहां से ये 5 टॉपिक दे रखे हैं आपको, 5 टॉपिक। आप ये मत समझना कि 5 ही हैं, इनमें से अगर इसको सब डिवीजन करें, हम डिवाइडेड करें, तो ये करीब करीब हो जाते हैं 5 में से 20 से 20 टॉपिक तो बन ही जाते हैं, इसलिए 20 वीडियो लगेंगी इसमें, ओके। अब हम पढ़ते हैं। लास्ट टाइम में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, चार्ट भी दिया था, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप। कंप्यूटर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रिक मशीन है। मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊं उसको आपको रटना ही है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। पीडीएफ में हमने सब कुछ डाल रखा है, अगर आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की तो पढ़ सकते हो, बाकी हमारा काम है उतना ही बताना जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या, कंप्यूटर।
कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो भी ऑटोमेटिक, जो गणना, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, अनुसंधान यानी रिसर्च, चिकित्सा यानी हेल्थ सहित मानव जीवन के विभिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी बहुत सारी हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये विशेषता कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। गति यानी स्पीड होती है इसमें। कंप्यूटर किसी भी टास्क या कार्य को बहुत तेजी से करता है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन की इनमें से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है। समझ रहे हो आप? इसलिए मैं करा रहा हूं, जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर किसी भी टास्क या कार्य को बहुत तेजी से करता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में कितना प्रोसेस कर रहा है उसकी संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से भी अधिक, 1 सेकंड में सोचो 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर की गति MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी गई है। MIPS में मापी गई है कंप्यूटर की गति यानी स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसीजर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसीजर की गति है उसको तो हर्ट्ज में मापा जाता है, और कंप्यूटर की गति को MIPS में मापा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, और ये कंप्यूटर की गति होना एक इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब शुद्धता, एक्यूरेसी कितना देता है कंप्यूटर, ये भी हम जान लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, यदि यूजर, देखो वीडियो पूरी दिखा करें, आपकी जो भी डाउट रहते हैं हम बीच बीच में डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी हम वीडियो के कहीं किसी ना किसी पार्ट में कर लेते हैं। पीडीएफ के भरोसे मत भागना, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आपने ये चीज कभी पढ़ी नहीं है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हो? अगर 180 मार्क्स को टच करना है, टारगेट करना है और सिलेक्शन सचमुच में लेना है, तो ये क्लासेज आपको अच्छे से देखनी होंगी और पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना होगा क्लास देखने के बाद। शुद्धता, एक्यूरेसी, यदि यूजर कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश सही देता है तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली कैलकुलेशन त्रुटि रहित होगी, यानी कि एकदम सही होगी, सटीक होगी। एक्यूरेसी 100% होगी, प्योर, शुद्ध, राइट, सही। समझ रहे हो? त्रुटि रहित का मतलब यही है कि कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होगी। ठीक है, अगर डेटा एवं निर्देश यानी कि डेटा एंड कमांड उसको सही दिया है, तो अगर गलत दिया है तो भाई कंप्यूटर तो ब्रेनलेस है ना, कंप्यूटर के अंदर ब्रेन थोड़ी है, आप समझ सकते हो। वो तो मशीन है एक ऑटोमेटिक, हम जैसा डेटा इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा हमें। अगर हम गलत देंगे इनपुट तो गलत आउटपुट देगा, अगर सही देंगे तो सही देगा। इसलिए त्रुटि रहित कहते हैं। अगर हम, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा डेटा देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर, GIGO के सिद्धांत पर कार्य करता है। गीगो का पूर्ण रूप गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा हम तुम दोगे ऐसा ही वो निकालेगा। ये कंप्यूटर साइंस का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि इनपुट की गुणवत्ता आउटपुट की गुणवत्ता निर्धारित करती है। ठीक है, जैसा आप इनपुट दोगे, गीगो का मतलब यही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, देखो यहां पर ये मतलब भी दे रखा है गीगो का, गीगो ये बताता है कि जैसा इनपुट दिया जाता है वैसा ही आउटपुट मिलेगा, बात खत्म। तो एक्यूरेसी उसी बात पर निर्भर करती है, और वैसा 100% होती है एक्यूरेसी। यदि यूजर ने इनपुट एवं निर्देश सही दिए हैं तो कंप्यूटर द्वारा की गई कैलकुलेशन की शुद्धता यानी सटीकता यानी एक्यूरेसी लगभग 100% होती है। पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, वरना 100% होती है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। ठीक है, अब भंडारण क्षमता, तीसरी इसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक है। भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। स्टोरेज कैपेसिटी कैसी होती है कंप्यूटर की? हाई होती है। इसमें लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, काफी लंबे समय तक इसमें डेटा को स्टोरेज किया जा सकता है। एक चार्ट दे रखा है जो कि कंप्यूटर की विशेषताओं से को रिलेट करता है। ठीक है, क्या ये चार्ट है जो आपके सामने दे रखा है, कंप्यूटर की विशेषताओं को रिलेट करता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखो जैसा मैंने बताया, स्पीड भी होती है इसके अंदर, किसमें मापी जाती है वो भी बात कर ली। एक्यूरेसी भी होती है। नो आईक्यू यानी ब्रेनलेस होता है, इसमें आईक्यू नहीं होता है। एक्यूरेसी उसी बात पर डिपेंड करती है आप कैसा उसको इनपुट और डेटा देते हो, सही देते हो सही। ठीक है, कमांड किस तरीके से देते हो। स्टोरेज भी बहुत होता है, लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। डिलीजेंस भी होती है। नो फीलिंग नहीं होती, क्योंकि तो मशीन है ना। लॉजिकल होता है, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक होता है।
रिलिएबिलिटी होती है और वर्सेटिलिटी होती है। ये सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी आप इतना पॉइंट इंग्लिश में अच्छे से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये 10 पॉइंट याद रख लो। क्वेश्चन आएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये पॉइंट जहां मिल जाए वो कैरेक्टर में है इसके में, वरना ये विशेषता नहीं है उसकी। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंट से इस चार्ट से बन जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं लाया हूं। और वर्सेटिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी सार्वभौमिकता हिंदी में बोलते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग आजकल सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य, व्यवसाय, ठीक है, मनोरंजन, खेलकूद, अनुसंधान, रिसर्च वगैरह में किया जाता है। कंप्यूटर का अनेक क्षेत्रों में उपयोग का गुण वर्सेटिलिटी यानी बहुउपयोगिता कहलाता है, ठीक है। यानी बहुत सारे क्षेत्रों में इसका काम होता है कंप्यूटर में, इसको इसलिए वर्सेटाइल कहते हैं, वर्सेटिलिटी कहते हैं, यानी सार्वभौमिकता यानी बहुउपयोगिता, यानी बहुत सारी जगहों पर उपयोग होता है, उसको बहुउपयोगिता कहते हैं। और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ठीक है। तो कंप्यूटर अपने कार्यों को लगातार एवं बिना किसी विफलता के करता है, इस पर लंबे समय तक विश्वास किया जा सकता है, इसलिए इसे रिलायबल मशीन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रिलायबल मशीन। स्वचालन ऑटोमेशन, ये विशेषता है सारी इसकी। ऑटोमेशन, यूजर जब निर्देशों को एक बार कंप्यूटर में फीड कर देता है, उसके बाद आउटपुट प्रदर्शित करने की प्रक्रिया स्वतः यानी ऑटोमेटिक होती है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी कार्य को करने के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमारी आवश्यकता नहीं होती उसमें कि हम अगर एक बार इनपुट दे दिया, सेट कर दिया, तो हमारी जरूरत नहीं है, वो अपने आप करके देगा काम, ठीक है। इसलिए इसको ऑटोमेशन इसकी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्यूटर की यह विशेषता स्वचालन यानी ऑटोमेशन कहलाती है। अब एक और विशेषता इसकी है डिलीजेंस यानी कर्मठता। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर कार्य करते करते कभी थकता नहीं है, यह निरंतर रूप से समान एकाग्रता एवं गति से कार्य करता है। बोलते हैं ना, तू तो बड़ा कर्मठ है, यानी कर्मठ कार्य करता है या कर्मठ नेता किसी को बोलते हैं ना अपन, तो वो डिलीजेंस ही बोलते हैं उसको, कि बिना रोके थके काम निरंतर रूप से कोई करता है, उसको डिलीजेंस कहते हैं, ठीक है। जल्द निर्णय यानी क्विक डिसीजन लेने की इसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है? कंप्यूटर में इनपुट या डेटा इनपुट करने के बाद कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्रता से निर्णय प्रदान करता है। और एक और पॉइंट है कि कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, ठीक है। क्या? यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एक रूपता। कंप्यूटर द्वारा लगातार एवं बार बार एक ही प्रकार के कार्य करने पर भी कंप्यूटर की कार्य क्षमता एवं एक रूपता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक जैसा काम करवाते रहो कंप्यूटर से, लेकिन उस पर कोई उल्टा सीधा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गोपनीयता, सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेसी की बात कर रहा है। कंप्यूटर में सुरक्षित सूचना को आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो पासवर्ड के माध्यम से इसे सदैव गोपनीय रखा जा सकता है, यानी कि सीक्रेसी यानी गोपनीयता होती है। अगर कोई डेटा है उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उसमें पासवर्ड अपना लगा सकते हो, ये कंप्यूटर की एक विशेषता है, ठीक है। कागज रहित कार्य यानी कि पेपरलेस वर्क होता है इसके अंदर, आप सभी जानती हैं। कंप्यूटर का उपयोग करने से विभिन्न कार्य में प्रक्रिया डिजिटल रूप में अर्थात कागज का प्रयोग किए बिना ही संपादित हो जाती है, यानी डिजिटल रूप में हो जाती है। कंप्यूटर की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये पढ़ते हैं हम। किसकी? इसकी भी लिमिट होती है, सब ऐसी बात नहीं है कि मशीन है तो कुछ भी। बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, यानी कि इसमें बुद्धि नहीं होती है, नो आईक्यू। लैक ऑफ माइंड, क्या? लैक ऑफ माइंड, कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि वो एक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, इसलिए। और इसके अलावा अर्थात सामान्य कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, यह कृत्रिम बुद्धि पर कार्य करता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। और कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर 0 होता है। अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंप्यूटर में आईक्यू लेवल होता है, तो 0 होती है, 0 नहीं होता। बुद्धिमत्ता का स्तर होता है वो 0 होता है, ठीक है। वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस, कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस कंप्यूटर में रक्षित डेटा एवं सूचनाओं को अफेक्ट कर देता है अथवा नष्ट भी कर सकता है, वायरस घुस जाता है, ठीक है। विद्युत पर निर्भरता, ये डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्यों हेतु विद्युत पर निर्भर रहता है, बिजली की आपूर्ति, पावर सप्लाई के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो आप बोलोगे सर कि टैबलेट या फिर लैपटॉप तो बिना
उसके पावर सप्लाई के कर देता है, तो भाई उसको चार्ज भी तो करना होता है पहले। अगर बिजली नहीं होगी तो उसको चार्ज कैसे करोगे मुझे बताओ। पहले चार्ज करोगे, उसमें बैटरी आ गई वो एक अलग बात है, बट उसको भी तो चार्ज करना पड़ता है। खर्चीला, एक्सपेंसिव भी होता है ये इसकी लिमिटेशंस हैं सारी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशंस तो होती हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर की लिमिटेशंस है। तो कंप्यूटर के विभिन्न सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को आवश्यकता अनुसार अपग्रेड करना, बदलना पड़ता है। इससे कंप्यूटर सिस्टम की लागत बढ़ती है, क्योंकि हम जैसा अपडेट मॉडिटेशन चाहेंगे तो वो ऐसे ही करने के लिए उसमें पैसा तो खर्च हो। अब पढ़ लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अच्छा है ये। इसके बाद कंप्यूटरों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, वो लंबा चौड़ा पार्ट है, ये तो 2 पेज का ही है तो हो जाएगा। वर्तमान समय में मानव जीवन के अधिकांश कार्यों जैसे डेटा प्रोसेसिंग, रेलवे एवं वायुयान आरक्षण यानी रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी, शिक्षा यानी एजुकेशन, ई गवर्नेंस यानी कि, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और प्रकाशन पब्लिकेशन आदि में कंप्यूटर का प्रयोग बहुतायत है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग कौन कौन से, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी है, यानी कि किस किस चीज में ये यूज होता है कंप्यूटर। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, आप देख सकते हो उसको, चार्ट को अच्छे से देखो। शिक्षा में, एजुकेशन में, रिपोर्ट बनाने में, विज्ञान के प्रोजेक्ट में, ई बैंकिंग, एटीएम में भी, चिकित्सा, एक्सरे, सीटी स्कैन, मनोरंजन, सिनेमा, वीडियो में भी, ठीक है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिलिंग में, सुरक्षा, इंफॉर्मेशन की ब्रांड कॉस्टिंग में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, संचार, इंटरनेट, वाणिज्य सॉफ्टवेयर, लेजरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, उद्योगों में, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैसा कि आपने ये चार्ट देख लिया, इसको चार्ट को देख के चले जाना, आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। बैंकिंग में कंप्यूटर, एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। बैंकिंग में कंप्यूटर, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चेक क्लियरिंग हेतु ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस में एवं पासबुक में एंट्री हेतु प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर का प्रयोग सूचनाओं के यानी इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान, संचार, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसा कि अभी उसमें देखा था हमने चार्ट में, उन्हीं क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। मानव जीवन में कंप्यूटर के प्रयोग से समय एवं कागज की बचत हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल है पूरा, तो समय की भी बचत, क्योंकि बहुत फास्टली काम करता है, और कागज की इसलिए क्योंकि पेपरलेस है। तीव्र गति से त्रुटि रहित, क्योंकि हम अच्छे से उसमें करेक्ट डेटा डालेंगे तो हमें इनपुट भी करेक्ट देगा वो। गुणवत्तापूर्ण परिणाम मिलना, विविध प्रकार के कार्य पर पाने की क्षमता आदि सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, यानी पॉजिटिव प्रभाव। डेटा प्रोसेसिंग में जनसंख्या, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षा में परिणाम तैयारी करने, इन सभी चीजों में इतना तो आप बेसिक है ये जानते हो कि किन किन चीजों में यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटरों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। कंप्यूटरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, किसके आधार पर कौन सा टाइप बनाया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 तरीके से बनाया गया है। कैसे कैसे, एक तो अनुप्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर, एक साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, एक पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। तो अनुप्रयोग यानी यूजेज के आधार पर एक क्या, इसके अंदर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये 3 तरीके के आ जाते हैं। और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य हेतु और विशेष उद्देश्य हेतु, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर में। काफी लोगों को पीडीएफ जब पढ़ोगे तो दिक्कत आ सकती है, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप एक बार वीडियो को जरूर देखें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लें। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट में तो पीडीएफ पढ़ने का ही तो टाइम है। इससे बढ़िया क्या अभी वीडियोस 2-2 बार देख लो, क्या ही हो जाएगा, आपको समझ में ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर, जैसा कि मैंने बोला था, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर कितने तरीके के बताए थे मैंने, आपको याद है? 3 तरीके के बताए थे मैंने। एनालॉग बताया था, एनालॉग के अलावा डिजिटल कंप्यूटर बताया था, और एक और बताया था मैंने हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 प्रकार के होते हैं ये, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर।
एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। भौतिक राशियों जैसे ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी, लेंथ यानी लंबाई, गति स्पीड आदि को मापने यानी मीजर हेतु एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का मापन सतत या निरंतर कंटिन्यूअस होता है। यह कंप्यूटर डेटा के बढ़ते या घटते क्रम को सिग्नल या पल्स के द्वारा दिखाता है। एनालॉग कंप्यूटर डेटा को स्टोर नहीं करता, इसलिए इसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्टोर ही नहीं करता, ये तो बस घटते बढ़ते क्रम को सिग्नल या पल्स के रूप में दिखाता बताता रहता है। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक साइबोर्ग थे। कौन थे? विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, तो साइबोर्ग, ये वर्ल्ड के पूरे के, ठीक है। वाहनों की गति मापने हेतु, ये याद रख लेना, वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर या माइलोमीटर में, चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर में, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह मापते हैं, और वोल्टमीटर में, विद्युत मीटर में, इंजीनियरिंग एवं इंडस्ट्रीज में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इन सभी चीजों में इसका प्रयोग होता है। देख लो, वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर या माइलोमीटर में, चिकित्सा क्षेत्र में थर्मामीटर, जैसे अपन टेम्परेचर मापते हैं ना, तो वो एक बार दिखा के दूसरा हट जाता है, उसमें नॉर्मल हो जाता है, तो क्योंकि स्टोरेज की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो स्टोर ही नहीं करता। वोल्ट मीटर में, विद्युत मीटर में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में इनमें यूज होता है। सुमरेंद्र कुमार मित्र ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था। किसने? एस के मित्र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सुमरेंद्र कुमार मित्र ने। इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं और किन किन चीजों में इनका यूज होता है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। फिर इसका रिवाइज कैसे करना है, वो एमसीक्यू करोगे तो रिवाइज हो जाएगा। उसके अलावा आप पीडीएफ से सिलेक्शन बैच में आ जाओगे तो पीडीएफ से रिवाइज कर पाओगे सारी चीजें बार बार। तो एक ही चीज 2-3 बार हो जाती है, तो मेरे को नहीं लगता कि 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, तो 8-9 प्लस आप इजीली करोगे कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य हेतु मानव के, वो हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर, अब पढ़ेंगे हम डिजिटल, ठीक है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य कार्य हेतु मानव के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में डिजिटल कंप्यूटर आता है। सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि डिजिटल कंप्यूटर यूज में आता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ने हेतु यानी कि पढ़ाई करने हेतु, कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु, विभिन्न शॉपिंग मॉल, दुकान वगैरह में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर मशीनी या द्विआधारी भाषा यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझाता है, ठीक है, 2 लैंग्वेज को समझाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल अथवा संकेत असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेंगे, ये देखो एनालॉग का कहाँ कहाँ यूज हुआ था, डिजिटल का कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इन चीजों में डिजिटल का होता है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हाइब्रिड नाम से क्लियर है, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। डिजिटल कंप्यूटर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, यह तार्किक एवं गणितीय ऑपरेशन करता है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हल करने हेतु प्रयुक्त होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां एनालॉग डेटा को इकट्ठा करके डिजिटल प्रारूप में दर्शाया जाता है। किसी चिकित्सालय में मरीजों की हार्ट बीट यानी हृदय गति, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, वो मापता भी है और इसको रखता भी है, ठीक है। तापमान टेम्परेचर को भी ये हाइब्रिड कंप्यूटर माप लेता है, मशीनों द्वारा मापकर डिजिटल रूप में दिखाता है। क्योंकि एक तो मापना, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में, फिर दिखाना, तो दोनों हो गया ना, इसलिए हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना तथा तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी कर सकता है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगी मशीन में, क्योंकि वो वहां पर दिखा भी देगा और आपको वो पेट्रोल पंप पर लगी मशीन उनमें दिखाता भी है और वो बताता भी है कि कितना पैरामीटर है, यानी कि कितना शो हो रहा है वहां पर, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल में वायुयान और फाइटर प्लेन एवं रेडार कंट्रोलिंग आदि में होता है। ओके, ये पॉइंट है छोटे छोटे, इनको याद रख लेना। हमने बेस्ड ऑन एप्लीकेशन अनुप्रयोग के आधार पर देखे थे, अभी आकार के आधार पर यानी बेस्ड ऑन साइज के आधार पर देख लेते हैं। इसमें कितने कंप्यूटर बताए थे मैंने, अगर आपको याद हो तो पहला हमने बताया था आपको माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा बताया था मिनी कंप्यूटर, तीसरा बताया था आपको
मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा बताया था सुपर कंप्यूटर। ओके, तो साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं जो एक एक से पढ़ेंगे हम। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, कम स्टोरेज वाले होते हैं, सामान्य नॉर्मल कार्य क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अदर नेम से, तो कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर एवं पीडीए श्रृंखला के कंप्यूटर शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल हैं, ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये नोटबुक वगैरह, टैबलेट वगैरह, समझ रहे हो आप। और माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लेना कि माइक्रो कंप्यूटर होते क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है, इसको पॉइंट को याद रखना। पीसी शॉर्ट में कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, अदर नाम है इसका। पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप, नोटबुक, मीडिया सेंटर, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड नोटबुक, ये हमने अभी देखे थे। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको डेस्क टेबल पर रखकर चलाया जाता है, अधिकतर ये जगहों पर लगा रहता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, दुकानों में कहीं भी देख सकते हो आप, ये टेबल पर जो कंप्यूटर लगा रहता है वो ज्यादातर यूज होता है। लैपटॉप कंप्यूटर जिसको लैप या गोद में रखकर चलाया जा सकता है, और पाम टॉप कंप्यूटर, पाम यानी हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है, इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। टैबलेट कंप्यूटर, इसमें माउस कीबोर्ड का कार्य टच स्क्रीन या स्टाइल द्वारा, यानी कि सब कुछ इसमें स्क्रीन पर ही होता है टैबलेट में, आप जैसा कि यूज करते होंगे आई होप, क्योंकि स्टूडेंट या तो लैपटॉप यूज करता है अधिकतर या फिर टैबलेट यूज करता है ना। तो आपके पास होगा तो आप देख सकते हो टैबलेट किस तरीके की होती है, क्योंकि टच स्क्रीन वाला ही काम होता है इसमें सब कुछ। लैपटॉप को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, अर्थात लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल होता है, ये हमको भी पता है। पॉमलेट वो नहीं होते, डेस्कटॉप वाले नहीं होते, क्योंकि वो डेस्क पे रखे रहते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल होते हैं। पाम टॉप हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। ठीक है, टैबलेट पीसी पर यूजर बिना कीबोर्ड अंगुलियों की सहायता से भी लिख सकता है, किंतु नोटबुक पीसी पर लिखने हेतु कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। ये मेन अंतर है इनमें, कीबोर्ड की इधर आवश्यकता नहीं होती इसमें, टैबलेट में तो स्क्रीन पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, पीडीए का पूर्ण रूप, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। यह डिजिटल डायरी के रूप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसका उपयोग छोटे आंकड़ों एवं सूचनाओं जैसे फोन नंबर, ईमेल आदि को स्टोर करने हेतु किया जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी पीडीए श्रृंखला में शामिल हैं। ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर है, यानी कि जो सैमसंग वगैरह के फोन आते हैं ना पोर्टेबल, चौड़ा भी हो जाता है, उसको नॉर्मल फोन भी बना सकते हो। पीडीए की फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए कंप्यूटर को हैंडहेल्ड पीसी भी कहा जाता है। विश्व का पहला लैपटॉप 1981 में, इसको याद रखना भाई, लैपटॉप विश्व का, वर्ल्ड का, 1981 में इप्सन द्वारा विकसित किया गया था। मैक एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर मैक एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। मैक एप्पल होता है ना, वो मैक एप्पल द्वारा बनाया गया एक पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला लैपटॉप 1981 में इप्सन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। अब बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार यानी मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं, जिनकी कार्यक्षमता एवं कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कीमत और कार्यक्षमता ज्यादा होती है मिनी कंप्यूटर की। मीडियम साइज के होते हैं वो छोटे होते हैं। कौन से छोटे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। मिनी थोड़े बड़े होते हैं। इनका प्रयोग मध्यम वर्ग की कंपनियों, उत्पादन सदनों यानी कंपनीज वगैरह में इनका उपयोग होता है। PDP-1, PDP-8, TT990, KT202, हनीवॉल 200, ये सब मिनी कंप्यूटर हैं। ठीक है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, इसको याद रखना इंपोर्टेंट है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो PDP-8 था। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट नोट देख लेना भाई,
पहले तो मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो या मिनी कंप्यूटर में एकल बस संरचना पाई जाती है। और अब आ जाता है मेन फ्रेम, जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम कि कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। माइक्रो से भी तो बड़ा ही है, लेकिन मिनी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो गया ना मेन फ्रेम। और इससे भी बड़ा कौन सा होता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे कि ये, लेकिन अभी तक हमने मेन फ्रेम पढ़ा है, तो मेन फ्रेम माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा है। ये कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाला एवं अधिक कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर है, जिसे बिग आयरन कहा जाता है। बिग आयरन किसको कहा जाता है, कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग रेलवे आरक्षण, रेलवे रिजर्वेशन, बीमा क्षेत्र, बड़ी कंपनियों एवं बड़े हॉस्पिटल आदि में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, CDC साइबर और IBM 4300, IBM 4381, ये इसके एग्जाम्पल है। ENIAC प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण था। जो ENIAC है वो प्रारंभ में किसका उदाहरण था, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल था। कौन सा, ENIAC। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हो, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल था। IBM मिड रेंज एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर के 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग पैटर्न EBCDIC प्रयुक्त होता है। EBCDIC का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। IBCDIC का मतलब होता है। ओके, कुछ पॉइंट होते हैं जो ऐसे ही इसमें लिखे होते हैं, जो आपके काम के नहीं होते, कुछ पॉइंट होते हैं जो काम के होते हैं। पढ़ना सब कुछ है, एक एक बार पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपके माइंड में क्या रखना है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं कि ये चीजें याद रखने वाली हैं, ये चीजें छोड़ने वाली हैं। और ज्यादा पता कब लगेगा कि कौन सी चीज छोड़ सकते हो कौन सी नहीं, जब हम ये चैप्टर फिनिश होगा, इसके MCQ करेंगे। और MCQ कहाँ करेंगे, हम करेंगे सिलेक्शन बैच के अंदर। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने सिलेक्शन बैच ले रखा है तो उनका एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर प्राय टर्मिनल का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। सुपर कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का है, तो इसका विवरण हम देख लेते हैं कि नीचे दे रखा है, सुपर कंप्यूटर के बारे में डिटेल दे रखी है। सुपर कंप्यूटर बहुत से प्रोसीजरों से बना तीव्र प्रोसेसिंग स्पीड एवं अधिक भंडारण क्षमता वाला, सबसे ज्यादा कैपेसिटी स्टोरेज इसके अंदर होता है। जटिल गणना हो, कैसी भी कॉम्प्लेक्स कठिन से कठिन गणना हो, उसको जटिल गणना को हल करने का काम ये सुपर कंप्यूटर करता है। जो 1 सेकंड में 1 अरब गणना है, देखो कितनी, 1 सेकंड में 1 अरब गणना, बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हो कि कितना इसमें काम करने की ताकत होती है और कितना ये 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर मौसम के पूर्वानुमान में देख सकते हो आप, जैसे बताते हैं ना, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कि आज बारिश आएगी, इस महीने में बारिश हो सकती है, ये सब आज मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा, वो कौन से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बताते हैं। गणितीय गणनाओं में, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, इसरो वगैरह में ये सब लगे रहते हैं। सैन्य अभ्यासों, सैन्य अनुप्रयोगों में, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इन सभी जगहों पर किसका यूज होता है, सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। रिसर्च में और वैज्ञानिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। कौन से, सुपर कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि मिनी या माइक्रो लगा दें उधर, या फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा दें, ये काम नहीं आते। सुपर कंप्यूटर आते हैं, सबसे बड़े स्टोरेज वाले यही होते हैं। ओके, अब देख लो, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में इनका यूज हो रहा था, सबसे बड़े हुए ना, उन्हें नियंत्रित करने यानी कंट्रोल करने, अंतरिक्ष में खोज रिसर्च करने हेतु नासा द्वारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अपने इसरो द्वारा भी इन्हीं कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर कब कब बने और कौन कौन से आए और कब कब आए। ठीक है, दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा, CDC 6600, अमेरिकी सुपर कंप्यूटर कंपनी CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन द्वारा 1964 वैज्ञानिक सुमेर क्रे के सहयोग से बनाया गया था। ये पॉइंट याद है, वैज्ञानिक सुमेर क्रे और 1964 में कंपनी थी CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन और इसका नाम रखा गया था CDC 6600। कंप्यूटर कौन सा था, पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, कौन सा है, तो CDC 6600। कौन सा,
यहाँ पर देख सकते हो आप CDSC 6600 कब बना, 1964 में। कंपनी कौन सी थी, CDC थी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। सुमेर क्रे के सहयोग से बना था। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सुपर कंप्यूटर के विकास क्रम में विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1976 में सुमेर क्रे के द्वारा बनाया गया। सुपर कंप्यूटर के विकास क्रम में विश्व का प्रथम सफल, ये सफल रहा या नहीं रहा, लेकिन ये सफल था, इसलिए सफल सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को ही कहा जाता है। 1976 में जो सुमेर क्रे के द्वारा बनाया गया था। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा आता है। अगर ए आया और ए आया तो इसको टिक करना है, क्योंकि अगर सफल कुछ ऐसा लिखा मिल गया फिर तो ये टिक करना है। अगर ये नहीं आया तो आपको ये टिक करना है, अगर ये नहीं आया तो ये टिक करना है। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि दोनों को डाल देगा। ठीक है। सुमेर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सुमेर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटरिंग का जनक, सुपर कंप्यूटरिंग का पिता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सुमेर क्रे को कहा जाता है। क्रे 1 नाम 1976 में प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर आया था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे सारे के सारे, यहां से क्वेश्चन आएगा। मैं जो बता रहा हूं ना आपको, जो इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं उनको भी याद करना है और ये पूरा चार्ट याद रख लेना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है अगर यहां से पूछा गया तो। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में CRC यानी कि क्रे रिसर्च सेंटर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका तो योगदान है ही है, लेकिन जो कंपनी थी कौन सी, CDC कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, उन्होंने तो पहला बनाया था ना CDC 6600 1964 में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का आकार बेलनाकार था, बेलन जैसा। ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रोटोटाइप 1990 में CDAC द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, CDAC के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1991 में। 90 में स्टार्ट प्रोटोटाइप हुआ था, लेकिन 1991 में यानी 1991 में बनाया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम कौन सा है भाई, इसको याद रख देना, परम 8000। ये भारत का यानी कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और CDC द्वारा बनाया गया था। और कब, 1991 में। ओके, ये याद रखने वाली चीज है। भारत में सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला का निर्माण CDC द्वारा ही किया गया है। परम बहुत सारे आए थे भारत में, लेकिन 1991 वाला याद रख लेना। पहला कौन सा था, परम 8000। ओके, परम 8000। CDAC का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है जो भारत के अंदर CDAC बना रही है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्यालय पुणे में, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, CDAC का, तो पुणे के अंदर है। और इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1988 में। और CDAC का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है। परम 8000 की खोज एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका CDAC के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कार्यरत डॉक्टर विजय पांडुरंगा भटकर द्वारा निभाई गई। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा वाला, इंपोर्टेंट सारी है इसमें। डॉक्टर विजय पांडुरंगा भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, तो डॉक्टर विजय पांडुरंगा भटकर को। देखो ये पूरा चार्ट इंपोर्टेंट है, यहां से चलता आ रहा है। ये वर्ल्ड का देख लिया हमने, विश्व के अंदर कहाँ कहाँ सुपर कंप्यूटर बना, ये पूरा भारत में भी, यहां तक ये पूरा आप याद कर लेना इसको, क्योंकि पूछा जाता है। परम रुद्रा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, जिसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। पर अभी परम रुद्रा ये नया सुपर कंप्यूटर है जो 24 में लॉन्च हुआ था। CDAC द्वारा, ये बनते रहते हैं हर 1-2 साल में नए। CDAC द्वारा निर्मित परम श्रृंखला के कंप्यूटर परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि हैं। ये परम श्रेणी के यानी कि परम चेन की ये सुपर कंप्यूटर हैं, ये जो लगातार बने थे। परम 8000, परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि। ठीक है। लेकिन अभी जो परम रुद्र है वो लेटेस्ट है, नवीनतम नया। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO की लेबोरेटरी अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा बनाए गए थे, पेज सीरीज के। ठीक है। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर था जो IITM पुणे द्वारा बनाया गया था। इसकी गति 4.4 पेटा फ्लॉप। अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है जिसका आविष्कार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में की गई थी। ये की पॉइंट है, इनको याद रख लोगे तो अच्छा है, बाकी वो तो सब कुछ याद रखना ही है। सुपर कंप्यूटर की गति बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सुपर कंप्यूटर की गति।
हमको ये पढ़नी है, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का पूर्ण यानी फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्या सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर किस में मापी जाती है, तो किस में, फ्लॉप्स में। और अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटरों में प्रत्येक वर्ड की लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। वर्तमान 2025 में विश्व का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर EI कैपिटन है, जो नवंबर 2024 में वर्ल्ड फास्टेस्ट, ये विश्व का है, सुपर कंप्यूटर बना था। ये वर्ल्ड का है, ठीक है, ये वर्ल्ड का हो गया, हमारा 2024 में बना था, जो कि कौन सा था, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, परम रुद्रा था, 2024 में सितंबर में बना था। ठीक है, और ये नवंबर में वर्ल्ड का ही है, सुपर कंप्यूटर EI कैपिटन। ठीक है, और इससे पूर्व सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर था, इससे जस्ट पहले। अभी ये बन गए EI कैपिटन वर्ल्ड का। वर्तमान 2025 में भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। अब देखो 24 में तो वो था, कौन सा, परम रुद्र, लेकिन करंट का क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, इसको याद रखना, 2025 में पर ऐरावत बन गया है। इससे पहले परम रुद्र ये थे, भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर था। ऐरावत की स्पीड 13.17 पेटा फ्लॉप प्रति सेकंड है। इसे पुणे के सेंटर CDAC, पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग में इंस्टॉल किया गया था। ठीक है, ऐरावत को याद रखना है आपको। देखो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, आप 1 से 2 बार चीजों को पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाती हैं। हमको ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल है, क्या है, बट 2 से 3 बार चीजें पढ़ो, जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, उनको याद करो, बाकी चीजों को छोड़ो। वो कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी बार बार, इससे पहले कुछ नहीं होना। उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर हमने 2 टाइप के पढ़े थे, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर और सामान्य उद्देश्य। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार के कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये आम लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है, जैसे स्कूल, शॉपिंग मॉल, पब्लिकेशन। ठीक है, ये सिंपल है, ये बेस्ड ऑन पर्पज है। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, कंप्यूटर इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य एवं व्यक्तित्व, यानी कि इंपोर्टेंट फैक्ट एंड पर्सनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, पहला कौन सा है, इंडिया में प्रथम फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M था, जो इंग्लैंड से आयात करके, यानी इंग्लैंड से खरीद के 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता में स्थापित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, और भारत में प्रथम निर्मित जो कंप्यूटर डिजिटल बना था वो सिद्धार्थ था, लेकिन HEC 2 ये कहां से, इंग्लैंड से खरीदा गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। किसका, कंप्यूटर का पहली बार यूज 1986 में किया गया था, वो भी पहली बार, सोचो, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में, जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। ओके, भारत में कंप्यूटर विकास में रंगास्वामी नरसिम्हन द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। ठीक है, कंप्यूटर विकास में भारत के अंदर। और कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1986 में सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस IBM PC में देखा गया था। पहली बार वायरस ये आया था IBM PC के अंदर। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल है, जो कि पूर्ण तरीके से पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, यानी कि जो कंप्यूटर चलाना आता हो, वो मलप्पुरम केरल है। ये करंट का भी कुछ, वो करंट का नहीं, एक कंप्यूटर की हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रख सकते हो आप। भारत में प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कर्नाटक राज्य में संचालित है, फर्स्ट साइबर विलेज सेंटर। और विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं वर्ल्ड में, चार्ल्स बेबेज को। और मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, लेडी एडा को। ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रामर, ये फर्स्ट प्रोग्रामर है वर्ल्ड की।
जिसे एडा लवलेस भी कहा जाता है। इसका एडा लवलेस नाम है सही तो। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम डिजाइन किया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन उनमें प्रोग्रामर का काम, एल्गोरिदम का काम इन्होंने किया था एडा लवलेस ने। ठीक है, दो आधारी अंक प्रणाली यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगस्ता को जाता है। ये भी आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इनका नाम क्या था? एडा लवलेस, वैसा नाम है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर पूछ ले तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फादर ऑफ। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये भी याद रख लेना आप, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग द्वारा भी कृत्रिम बुद्धि के विकास में सहायता की गई थी। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन भी कर लिया था। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट साइमन है। ठीक है, साइमन का पूर्ण रूप क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल कंपनियन। ठीक है, कंपनियन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे कंप्यूटर की आधारभूत कार्य प्रणाली। क्या? कंप्यूटर की आधारभूत प्रणाली यानी बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वो हिस्ट्री हो गई थी कंप्यूटर की, हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे स्टार्ट हुए थे, परम किसने चलाए थे, सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है, कब कब चले, वर्ल्ड के अंदर कब आया, भारत के अंदर कब आया, किसने चलाया था, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद हमने इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखे थे एंड पर्सनैलिटी ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री भी पढ़ी थी। ठीक है, अब कंप्यूटर की आधारभूत कार्यप्रणाली यानी बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ लेते हैं। जैसे हम किसी चीज को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, फिर उसका आउटपुट निकालता है। ये सिद्धांत है, ये कार्यप्रणाली है कंप्यूटर की, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली। आईपीओ यानी कि आई से इनपुट और पी से प्रोसेस और ओ से आउटपुट के साइकिल के अनुरूप होती है। ठीक है, आई, पी और ओ ये सेम चार्ट है जो कि यहां पर दे रखा है। इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट निकालता है। ओके, किसी कार्य ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्यूटर इनपुट यूनिट के माध्यम से इनपुट लेता है। प्राप्त हुए इनपुट या डेटा पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन या संक्रिया संपादित करता है। इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। ये पहले प्रोसेस करता है जिसको ऑपरेशन या संक्रिया कहते हैं। प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू द्वारा सिस्टम यूनिट में होता है। सीपीयू हम पढ़ेंगे जब पता चलेगा आपको क्या होता है। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त आउटपुट को आउटपुट यूनिट द्वारा यूजर को दिखाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं कि यूनिट इनपुट क्या होती है। ठीक है, इनपुट क्या होता है यूजर द्वारा। देखो, इनपुट आउटपुट ये सब चीजें मैं एक और क्लास लेके आऊंगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वरना इतना जो मैं अभी लेके आया हूँ इस क्लास में इससे काम नहीं बनने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको भी, एक वीडियो उसके बाद वही आएगी। तो इनपुट यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए, अभी तो ये देख लो क्या क्या होते हैं। यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए डेटा एवं निर्देश को इनपुट कहते हैं। ठीक है, डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को हम इनपुट कहते हैं। डेटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर थोड़ा हैंग वाला सिस्टम हो गया। एक सेकंड, हम कहाँ पढ़ रहे थे, अभी चलते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, नेट ऑन रह जाता है ना, तो इस चक्कर में हम जो पढ़ रहे थे बहुत ऊपर आ गए एकदम। यहाँ भी पढ़ लिया था हमने, यहाँ चल रहे थे हम, है ना। तो इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये भी पढ़ लिया था कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणामों को मेमोरी यूनिट में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल इनपुट से स्टोरेज तक की पूरी प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों, निर्देशों एवं सूचना को नियंत्रित करना, उनके मध्य तालमेल स्थापित करना कंट्रोल होता है। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है। अब कंप्यूटर की संरचना एवं संगठन पढ़ते हैं। हालांकि सीपीयू हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, प्रोसीजर, रजिस्टर, ये सब कुछ दे रखा है इनपुट के अंदर, और इधर आउटपुट डेटा फ्लो या कंट्रोल फ्लो निकलता है, और ये मेन मेमोरी होती है, ये सीपीयू
इनकी फुल फॉर्म अभी देखेंगे हम, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार्ट तभी समझ में आएगा जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा भी रखा है। इनपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये 3 यूनिट होती हैं इसकी, किसकी, कंप्यूटर सिस्टम की। और इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती हैं पहले ये देख लेते हैं कि इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट यूनिट बेस सभी डिवाइसेस शामिल हैं जो डेटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रवेश यानी एंटर करने हेतु उपयोग में आती है। जैसे कीबोर्ड है, एक इनपुट डिवाइस है, पूछता है एग्जामिनर कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, तो इनपुट है। माउस है, वो इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट। स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको याद रखना है। इसकी मैं एक और क्लास लेके आऊंगा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है, यहाँ से तो बने या ना बने, इस टॉपिक से, खासकर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। सिस्टम यूनिट क्या होती हैं? सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई, जैसे मुख्य मेमोरी, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसीजर, विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं। ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग के कार्य सिस्टम यूनिट द्वारा ही किए जाते हैं तथा यह कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल भी करता है। आउटपुट यूनिट कौन कौन सी होती है? मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने हेतु, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद, जब हम इनपुट डालते हैं प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट यूनिट होती है वो हमको आउटपुट देती है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर हमको प्रिंट कर निकाल के देता है, वो आउटपुट चीज होती है। ओके, तो ये था आज की वीडियो में सारा कुछ डेटा हमने जो कि पढ़ा है। काफी अच्छा ये पूरा मटेरियल था। इसके बाद हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को। सीपीयू पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की एक क्लास, चाहे वो छोटी सी रहे, लेकिन लेना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गए हैं, 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इन द क्लास और कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो क्या कंप्यूटर कौन सा नहीं है इसमें से पूछ रहा है, कंप्यूटर की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? क्या हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। मिनी भी पढ़ा है? बिल्कुल। मेन फ्रेम भी पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो पैरेलल कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो यही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, राजस्थान की एग्जाम में सीईटी में पूछा गया है ग्रेजुएशन लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर इन विच कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क इजीली? कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? क्या वो गति होती है उसमें? ठीक है, कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता, यानी बहुत सारे कामों को एक साथ कर ले। क्या गति के साथ करेगा? नहीं। क्या विश्वसनीयता के साथ या कर्मठता के साथ? नहीं। बहुमुखी, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, बहुमुखी। ठीक है, तो वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर लेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि परम इज ए सीरीज ऑफ, परम किसकी सीरीज है? क्वेश्चन सीधा सीधा है कि परम किसकी एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो परम क्या है? मिनी है या सुपर है या माइक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम है? हमने पढ़ा था अभी के अभी, अगर आप भूल गए हो तो आगे हाथ कर लो, एक एक डंडा पड़ेगा आपके ऑनलाइन। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, यानी कि क्लास को ध्यान से नहीं देख रहे हो, तो मैं बता दूं आपको, ये सुपर कंप्यूटर है। ऑनलाइन तो दे नहीं सकता, अगर ऑफलाइन होते तो दे भी सकता था। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परम हमने सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल पढ़ा था। ओके, शायद 4th क्वेश्चन भी है इसमें। हाँ, चौथा भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? आप सभी को ये भी ध्यान होना चाहिए कि पहला कंप्यूटर क्या सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में तो कोई नाम ही नहीं लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये दिल्ली में भी नाम नहीं लिया हमने, तो कहां पे लिया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। ठीक है, क्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर की बात हो रही है तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ISI। ठीक है, तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। इनके आंसर मैंने चारों के बता दिए, मैं यहाँ पर लिख कर नहीं लाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। और बाकी अगली क्लास में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। और ISO ऑफिसर का ही बैच है, सिलेक्शन बैच नाम से हमने चला रखा है। इसकी फीस केवल 200 विद्यार्थी, स्टार्टिंग में 200 विद्यार्थी जुड़ेंगे, उनके लिए 200 रुपये रखिए। अभी 170 प्लस लोग जुड़ चुके हैं हमारे बैच के अंदर, ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे।
कितने 200 विद्यार्थी। तो आप देख सकते हो आपको इसी फीस में लेना है या फिर इसके डबल प्राइस हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी अगर 200 विद्यार्थी जैसे जुड़ेंगे उसके अगले दिन से। तो आप देख सकते हो आपको 180 मार्क्स मजबूत करने हैं और आपको सचमुच में सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको करना ही पड़ेगा। पार्ट 1 के लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा सिलेक्शन बेस से। आप वीडियो कितनी भी देख लो, अगर आपके पास लास्ट टाइम में अगर एग्जाम टाइम पे आपके पास रिवाइज के लिए कुछ चीज नहीं है ना, पीडीएफ वगैरह अगर सही सटीक कंटेंट नहीं है तो आप कैसे पढ़ पाओगे, कैसे रिवाइज कर पाओगे चीजों को। ये टेलीग्राम बैच है, इसके अंदर नोट्स मिलते हैं, जो हम क्लास देते हैं उनके पीडीएफ मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आने वाले टाइम पे, लगातार क्लास यूट्यूब पे मिल रही है। इसके बाद हम जितने भी एमसीक्यू करेंगे सबकी क्लास टेलीग्राम इस सिलेक्शन बैच के अंदर दूंगा, ना कि यूट्यूब पर। क्विज हम लगातार करेंगे और व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है, इस पे आप हेलो हाय का मैसेज करें। मैसेज करने के बाद हम आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है हमें। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपके पास एक सिलेक्शन बैच का जो टेलीग्राम का लिंक है वो आएगा, उसको आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, हम एक्सेप्ट करेंगे और आप सिलेक्शन बैच से ज्वाइन हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका जो पोर्शन है सब्जेक्ट वाला वो 270 मार्क्स का है और 180 मार्क्स का पार्ट 1 है, ठीक है। यानी कि पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 1 हो गया। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, एकदम अच्छे से। इसकी अभी नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है, उतनी ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। अब लोगों ने क्या पता है मार्केट में हुआ उड़ा रखा है इस पार्ट को जी के नाम देके। ये जी के प्रॉपर जी के नहीं है, जीके के तो 15 क्वेश्चन आने हैं। 15 क्वेश्चन के लिए आप इतनी रामायण महाभारत नहीं पढ़ सकते, जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री वगैरह बहुत लंबा चौड़ा होता है। जितनी हम क्लास करवा रहे हैं उतना कर लो, इसके अलावा एमसीक्यू कर लो, कहीं से बुक मिल रही है, बाकी हम तो करवाएंगे ही, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से अगर आप 50% भी कर लेते हो ना, 50-60, तो आप बहुत बड़े मतलब महान व्यक्ति हो जीके के अंदर। क्योंकि आप कितना भी कर लेना, क्वेश्चन ऐसे भी फंस जाते हैं कि शायद ना आए। हो सकता है आपसे आपने मेहनत की हो अच्छे से तो आपके 15 में से 10 भी हो जाए, नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं है वो 10 होना बहुत बड़ी बात है 15 में से। तो मैं तो यही कहूंगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहें, क्लास देखते रहें, पीडीएफ देखते रहें, पीडीएफ को बार बार रिवाइज करते रहें। मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूँ क्लास के साथ साथ, वो दिखाने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं थोड़े दिन के अंदर ही, जैसे ये चैप्टर फिनिश होंगे 15 क्लास के अंदर जीके का पोर्शन फिनिश हो जाएगा और कंप्यूटर वाला भी 20 क्लास के अंदर। तो हम एमसीक्यू करेंगे ना लगातार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहिए सचमुच में, अगर मजे लेने हैं तो जब तो कोई बात नहीं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 270 के दम पे मत जाना, क्योंकि ये 90 क्वेश्चन है, 90 में से कितना अटेम्प्ट करोगे आप, 75 या 80, इससे ज्यादा तो करने। ऐसा तो है नहीं कि आप 90 के 90 करके जाओ, अटेम्प्ट तो कोई भी कर देता है, एक्यूरेसी माने रखती है। इतने 80 करोगे, इसमें से 15 गलत होने हैं, 10 से 15, उनमें से फिर नेगेटिव हटा लो तो 60 के अंडर में आ जाओगे। और 60 क्वेश्चन का मतलब होता है 40%। अब 40% तो भाई उन्होंने मांगा है मिनिमम, कट ऑफ तो इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट 1 तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं कहता इसको 100% पार्ट 1 को मजबूत करो, नहीं, आप 60-70% तो कर लो, जिससे कि आप इधर अच्छा कर पा रहे हो सब्जेक्ट में तो इधर तो ठीक ठाक कर लोगे। अगर सब्जेक्ट आपकी मजबूत नहीं है तो पार्ट 1 आपको 100% मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को लेवल में लेके चलना पड़ेगा। अगर पार्ट 2 आपने थोड़ा बहुत मजबूत कर रखा है, यानी ठीक ठाक कर रखा है, तो पार्ट 1 थोड़ा बहुत चल जाएगा, कि कम भी है कमजोर भी है। लेकिन आपके दोनों एवरेज है तो दोनों को साथ लेके चलो ना, एक के पीछे क्यों भाग रहे हो, दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ। और जो बैच से जुड़े हैं वो तो सीरियस हैं, इसलिए बैच से जुड़ गए हैं, वरना आप भी देख लो अपना। मैं तो यही कहूंगा कि 200 बच्चे होने से पहले ज्वाइन कर ले, वरना फिर 400 फीस हो जाएगी। आप सोचोगे सर ने फीस बढ़ा दी, तो जो सीरियस बच्चे हैं वो तो जुड़ चुके हैं ना। 170 काफी बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने एनएचएम का कोर्स कराया था तो उसमें 132 जुड़े थे, वो भी कितनी बड़ी वैकेंसी थी, 19 डिपार्टमेंट के अंदर थी वो वैकेंसी, तब 132। ये एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, यानी आयुष वाली है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी। 170 जुड़ना और वो भी 10-12 दिन के अंदर, विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो आप। तो आपको अगर प्रिपरेशन एक सीक्वेंस से चाहिए, सिस्टमिक वे से चाहिए, तो आप जरूर उस बैच से जुड़ें। मैं तो यही कहूंगा, बैच के लिए बस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हेलो हाय का मैसेज डालना, उसके बाद सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। ओके, ये सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट आपने निकाल लिया होगा। आई होप हमने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके अंदर ये सारी क्लास ऐड हो जाती हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करें, पहली वीडियो से एंड तक सभी वीडियो देख डालें, आपका इसमें फायदा होने वाला है, काफी हेल्प मिलेगी। सिलेबस डिस्कशन भी दे रखा है मैंने, कौन सा पार्ट पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी बता रखा है, ठीक है। तो आपका डाउट एक भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, और भी बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर कर रखे हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। ओके,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। भाई आप लाइक में कंजूसी क्यों करते हो, मैं तो ये समझ में नहीं आता। लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को। मेरे को लगता है यार तो यार पूरी वीडियो नहीं देखते हो, अगर पूरी देखते हो तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो ना। लाइक में क्या जाता है, एक लाइक ठोकने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।